हेलो दोस्तों, आप सबका इस MPPCS के चैनल पर मैं प्रफुल्ल हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो सीरीज़ देख रहे हैं, इस सीरीज़ में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस, इनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक्स हमें मेंस में पूछे जाते हैं और जो मेंस में आपका GS3 पेपर का पार्ट बी होता है, उसमें आपको इनके आंसर लिखने में बहुत हेल्प होगी। दोस्तों, आज उसी श्रृंखला में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि आजकल ना बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। जेनेटिक एडिटिंग पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कैसी है, एग्रीकल्चर में उसकी क्या एप्लीकेशन है, मेडिसिन में उसकी क्या एप्लीकेशन है, हेल्थ सेक्टर में क्या एप्लीकेशंस है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आज करंट अफेयर से आ रहे हैं जो कि मेंस में भी हमें पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों, आज के इस बायोटेक्नोलॉजी सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप MPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टडी IQ भी आपके लिए दोस्तों आरंभ बैच लेकर आया है। इस आरंभ बैच में हम आपकी जो MPPCS है उसकी प्री मेंस की एकदम फाउंडेशन बैच की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। और दोस्तों, इस बैच की फीस जो है बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही कम है। वो है दोस्तों 15,000 रुपीज़। और ये बैच की शुरुआत जो है, ये बैच की शुरुआत होने वाली है दोस्तों 7 अप्रैल से। तो आपको 7 अप्रैल से पहले इस बैच में इनरोल होना है। और इनरोलमेंट होते वक्त अगर दोस्तों आप मेरा कोड यूज़ करते हो जो कि है PSK लाइव, तो दोस्तों आपको इस बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। आप स्टडी IQ वेबसाइट पर जाके आरंभ बैच में इनरोल होइए, तब आपको इस प्राइस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों, आपको और भी स्टडी IQ के जितने भी कोर्सेस हम ऑफर करते हैं उन सब में आपको डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको एक कोड यूज़ करना है और दोस्तों जल्दी से जल्दी इस बैच को इनरोल हो जाइए। तो चलिए फिर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सेशन का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हमारे इस सेशन का आज का जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। अब इस बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो वर्ड इज बायोटेक्नोलॉजी। अब इसको ब्रेक करते हैं तो ये बायोटेक यानी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे रिलेटेड जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट हुए हैं या जो भी टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स हमने डेवलप की है, ताकि हम लोग इन जो लिविंग क्रिएचर्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज कर सके ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए। इसे हम स्टडी करते हैं दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी में। अब जब भी ये टर्म हम बायोटेक्नोलॉजी सुनते हैं तो उसमें हमारे दिमाग में और एक चीज़ें आती है जिन पर क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले समझना होता है जेनेटिक मटेरियल्स को। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल्स। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हमें समझना होता है जेनेटिक मटेरियल को। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं। एक होता है DNA और एक होता है दोस्तों RNA। हमें इनके बारे में डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। अब आपको तो मेंस में पार्ट 3 में डायरेक्टली इन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स के टाइप्स क्या है, या DNA को एक्सप्लेन कीजिए या RNA को एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? तो जेनेटिक मटेरियल हमारे जो कैरेक्टर्स है उनको इनहेरिट करने में हेल्प करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स जो होते हैं और उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, उनके जो बच्चे जो है, इनमें जो कैरेक्टर्स जो आते हैं ये इनहेरिट करने में ये जेनेटिक मटेरियल मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके साथ ही दोस्तों ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये हमारी बॉडी को रेगुलेट भी करते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सब को भी ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। दोस्तों, ये इस तरह से याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि जेनेटिक मटेरियल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल के दो टाइप होते हैं, एक DNA होता है, एक RNA होता है। अब देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होते कहाँ पर है। तो दोस्तों, आपको सेल के बारे में पता है, कोशिका के बारे में पता है। अब दोस्तों, हर सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो उस सेल को कंट्रोल करता है, उस सेल की सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, जैसे न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर का काम करता है पूरी सेल की सारी एक्टिविटीज को, जैसे
राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस हो, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोडक्शन हो, गोल्जी अपैरेटस हो, लाइसोसोम्स हो, इन सब से उनके रिस्पेक्टिव काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो होती है न्यूक्लियस की। तो दोस्तों फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सेल्स के टाइप्स कितने हैं? सेल्स के टाइप्स को हम लोगों ने दोस्तों लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। सेल्स के जो टाइप्स होते हैं उन पर हमने एक प्रीवियसली वीडियो भी देखा था। दोस्तों जो सेल होती है, हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। ओके, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी सेल है तो यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो दोस्तों इस न्यूक्लियर के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जी हाँ, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल, तो जैसे मान लेते हैं कि भाई यूकैरियोटिक सेल है जो कि एडवांस वाली सेल्स है। अब इन यूकैरियोटिक सेल्स में दोस्तों क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में जनरली जेनेटिक मटेरियल होता है दोस्तों डीएनए। यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। तो फिर आरएनए कहां पर होता है? दोस्तों जैसे वायरस है, ओके, वायरस की बॉडी में आपको जनरली जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिल जाता है दोस्तों आरएनए। जैसे ये सेल के दो टाइप जो थे, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ये हमने हमारे लास्ट सेशन में सीखा था इन दोनों सेल के डिफरेंस के बीच में कि भाई यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। फिर दूसरा पॉइंट आता है, क्या इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है? तो बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है। जेनेटिक मटेरियल दोस्तों यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होता है। और अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्तों ये कंप्लीटली ऐसे लूज फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता पर जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली यूकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है दोस्तों डीएनए। यूकैरियोटिक सेल में जनरली जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। और वही अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, यानी जो बैक्टीरिया की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जो जनरली बैक्टीरिया में हमें मिलती है, तो इनमें दोस्तों डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जो बैक्टीरियल सेल्स है, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता पर जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल कंप्लीटली लूज फॉर्म में होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल दोस्तों डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है, आरएनए के फॉर्म में भी हो सकता है। अब जो वायरसेस जो होते हैं, अब दोस्तों वायरसेस में क्या होता है? तो वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल होता है। अब वायरसेस में दोस्तों जनरली वायरस का अगर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमें ऐसे स्पाइक मिल जाता है, ऐसे स्पाइक प्रोटीन हमें मिल जाते हैं वायरसेस पे। इनमें भी दोस्तों जेनेटिक मटेरियल होता है और वो बिना न्यूक्लियस के लूज फॉर्म में ही होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल जनरली होता है आरएनए। वायरसेस में जनरली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है दोस्तों आरएनए। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसे भी वायरसेस है जिनमें डीएनए भी होता है, पर हम लोग नॉर्मली ये मान के चलते हैं कि वायरसेस में जनरली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है दोस्तों आरएनए। तो आई होप कि यहाँ पर आपकी एक कंसेप्ट क्लियर हो गई जेनेटिक मटेरियल वाली, कि जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, फिर वो बैक्टीरिया हो, यूकैरियोटिक सेल हो, सब में जेनेटिक मटेरियल होगा। बैक्टीरिया में हमें आरएनए डीएनए दोनों मिल जाते हैं। अब दोस्तों फिर क्वेश्चन आता है कि इस सेल में जो डीएनए जो होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओके, और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है। हमें क्वेश्चन आता है कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना है हमें, वो ये कि हर सेल में न्यूक्लियस होता है। हर सेल में दोस्तों न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर हमें मिल जाते हैं क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर होता है दोस्तों क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में आपको मिल जाता है डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर होता है दोस्तों डीएनए। और ये डीएनए किससे बना होता है? डीएनए बना होता है दोस्तों जीन से। डीएनए क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ जीन्स। अब ये जीन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जीन से ही वर्ड बना है जेनेटिक।
जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक फादर, जहाँ पर भी आप जेनेटिक चीज़ें देखते हो वहाँ पर टर्म आती है जीन। अब आपने प्रीलिम्स के टाइम पर या मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है और उन्होंने कैसे जीन की डिस्कवरी की थी। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंडामेंटल यूनिट ऑफ एरिटेंस, एरिटेंस का बेसिक यूनिट जिससे सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होती है, उसे कहा जाता है दोस्तों जीन। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, पूछा जा भी सकता है आगे भी, बिट टेक्निकल है पर चलो डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है। चलिए एक एक करके उसको समझते हैं। दोस्तों डीएनए और आरएनए में जो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस जो होता है वो होता है कि आरएनए होता है दोस्तों सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल, सिंगल स्ट्रैंडेड या इसे हेलिक्स भी कहते हैं, जबकि डीएनए होता है दोस्तों डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए जो होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे टर्म जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है दोस्तों कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या सिंगल हेलिक्स हो सकता है। ये दोनों टर्म्स यहाँ पे अल्टरनेटिवली यूज की जाती है, या तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या हेलिक्स होगा। यहाँ पर दोस्तों ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, यहाँ पर दोस्तों ये डबल स्ट्रैंडेड होता है या डबल हेलिक्स होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड भी बोलते हैं या डबल हेलिक्स भी बोलते हैं। तो पहला डिफरेंस डीएनए और आरएनए में ये होता है कि आरएनए सिंगल हेलिक्स होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए डबल हेलिक्स होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। अब दूसरा डिफरेंस जो आता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन बेसिस का। अब ये नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं उनको भी देखेंगे। दूसरा डिफरेंस जो होता है वो होता है दोस्तों नाइट्रोजन बेसिस। अब ये नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं दोस्तों, ये नाइट्रोजन बेसिस कनेक्ट करते हैं इस तरह से, इस तरह से हम डीएनए को देखते हैं, जबकि आरएनए में भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। अब यहां पर ये आपको दिखाई देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों यहां पर नाइट्रोजन बेस की पेयर होती है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस की पेयर होती है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन बेस सिंगल होता है, यहाँ पे पेयर नहीं होती, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन बेस होता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन बेसिस की पेयर्स होती है, नाइट्रोजन बेसिस की यहाँ पर पेयर्स होती है। अब कौन से नाइट्रोजन बेसिस को यूज किया जाता है, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें एक टर्म याद रखनी है। टर्म बहुत ईजी है, टर्म है दोस्तों ATGC। अब इनके फुल फॉर्म्स भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं दोस्तों डीएनए में 4, और इन 4 नाइट्रोजन बेसिस जो है ये पेयर के फॉर्म में डीएनए को कनेक्ट करते हैं। अब इनकी पेयर होती है, तो पेयर किस तरह से होती है, तो दोस्तों पेयर होती है या तो ये A और T की पेयर होगी या दूसरा G और C की पेयर होगी। बस ये 2 ही वैलिड पेयर्स होती है। अगर मान लो कि ये TG हो गया, ओके, या AC या AG अगर हो जाता है तो ये कंप्लीटली रॉन्ग पेयर है, इसी से हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है, जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों जेनेटिक म्यूटेशंस जो कि हार्मफुल है, जो कि बाद में कैंसर में डेवलप हो सकते हैं, इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो नॉर्मली दोस्तों ये जो 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ATGC, इनकी पेयर फॉर्म होती है या तो AT बनेगा या तो GC बनेगा, या TA बनेगा या CG, या तो ये CG भी बन सकता है या ये TA भी बन सकता है। तो बस इस तरह से ही हमें 4 पेयर मिल सकती है डीएनए में। तो मान लो ये जो डीएनए है ये हो गया आपका ATGC, ये हो गया CG, ये AT, फिर से ये CG, ये GC। दोस्तों इस तरह से ये डीएनए डबल हेलिक्स होता है, 4 नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पर होते हैं जो है ATGC, ये पेयर फॉर्म करते हैं या तो AT या TA या GC या CG। अब बात आती है आरएनए की, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस।
तो दोस्तों आरएनए में अगर बात करें तो यहाँ पर भी 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेसेस। बस उनमें एक चीज याद रखनी है कि इनमें AGC ये 3 तो कॉमन होते हैं, बस जो चौथा नाइट्रोजन बेस पेयर है कौन सा, T, ये T की जगह यहाँ पर होता है दोस्तों U का मतलब यूरासिल। तो डीएनए और आरएनए में 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उनमें से डीएनए में 4 ATGC होंगे, आरएनए में होगा AUGC दोस्तों, और ये सिंगल फॉर्म में आपको मिलेंगे, या आपको ऐसे इस तरह से ये आपको मिल सकते हैं। तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो डीएनए और आरएनए में आरएनए होता है दोस्तों सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल हेलिक्स, इसमें भी 4 नाइट्रोजन के बेसेस होते हैं, AUGC होता है, और ये आपको एक एक ऐसे अटैच होता है। जबकि अगर डीएनए की बात करें तो दोस्तों डीएनए होता है डबल हेलिक्स, और इनमें नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस होते हैं 4 ATGC, और ये पेयर फॉर्म करते हैं, या तो AT फॉर्म करेगा या TA, या तो GC या CG, इस तरह से। तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस था जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए के बीच में। अब हम लोग दोस्तों आगे के पॉइंट्स में देखेंगे उनके वर्ड्स का फुल फॉर्म, जो वर्ड्स मैंने अभी आपको समझाए थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो देखते हैं हम लोग डीएनए की जब भी डायग्राम देखते हैं तो वो इस तरह से होती है। अब ये जो डायग्राम बनी है ये डायग्राम फोल्डिंग के वजह से बनी है। अगर हम लोग इसको स्ट्रेट अप कर दे तो हमें भी यहाँ पर डीएनए की डायग्राम जो है वो इस तरह से मिल जाएगी। डीएनए की डायग्राम जो है दोस्तों ये हमें यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगी, सीडी की तरह। ये हम लोग उसे फोल्ड करते हैं, करके ये हमें इस तरह से दिखाई देती है। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ड जो आया था ए का मतलब होता है एडेनाइन, ए का मतलब एडेनाइन, टी का मतलब होता है थाइमीन, जी का मतलब ग्वाइनाइन, और सी होता है दोस्तों साइटोसाइन, सी होता है साइटोसाइन, और जी होगा ग्वाइनाइन। दोस्तों यहाँ पे ATGC के वर्ड्स हमें मिल गए, एडेनाइन, थाइमीन, ग्वाइनाइन, साइटोसाइन। अब वही अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ आरएनए देखो हमें सिंगल स्टैंडर्ड ही दिख रहा है, सिंगल हेलिक्स ही दिख रहा है, और यहाँ पर भी दोस्तों 4 बेसेस होते हैं। बस यहाँ पर हमें मिलता है यूरासिल, यहाँ पर हमें मिलता है यूरासिल जो जगह लेता है थाइमीन की, थाइमीन की जगह दोस्तों यहाँ पर होता है यूरासिल। तो ये बेसिक हो गए हमारे अनुवांशिक सामग्री, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए 2 टाइप्स होते हैं और उनका डिफरेंस ये आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों आई होप कि ये कंसेप्ट जो है आपकी क्लियर हो चुकी होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आप इजीली दे पाओगे। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि अगर आपको कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसे अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और या कोई भी टॉपिक जो आप GS3 पार्ट B से पढ़ना चाहते हो उसके बारे में भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा सकूं। अब दोस्तों यहाँ पे डीएनए और आरएनए इनके नामों का फुल फॉर्म भी थोड़ा सा नोट कर लो और उसे याद भी कर लेना। तो दोस्तों आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो देखो राइबोन्यूक्लिक एसिड सेम ही है, बस यहाँ पे डीऑक्सीराइबो लगा देना है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब दोस्तों इसमें 4 पेयर होती है, 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनाइन है, थाइमीन है, ग्वाइनाइन है, साइटोसाइन है। वैसे ही दोस्तों आरएनए में भी 4 होते हैं, बस यहाँ पर हमें यूरासिल मिलता है यहाँ पर, जहाँ पर थाइमीन होता है, थाइमीन की जगह यूरासिल। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और दोस्तों ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जेनेटिक्स वाली इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और जब भी दोस्तों सेल डिवीजन होता है, अब दोस्तों सेल खुद को कैसे रिप्रोड्यूस करती है, सेल खुद को रिप्रोड्यूस करती है सेल डिवीजन से। और सेल डिवीजन के टाइम पर दोस्तों क्या होता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसको डुप्लीकेट किया जाता है, कॉपी किया जाता है एज इट इज। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल खुद को रिप्रोड्यूस कैसे करती है। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन हमें ये भी पूछा जाता है कि सेल खुद को रिप्रोड्यूस कैसे करती है। तो सेल खुद को रिप्रोड्यूस करती है दोस्तों सेल डिवीजन से। ओके, सेल खुद को रिप्रोड्यूस करती है सेल डिवीजन से। अब सेल डिवीजन जहां पर अगर हम लोग यहां पर बात करें माइटोसिस की, सेल डिवीजन में अगर दोस्तों हम बात करें माइटोसिस में भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों बाइनरी डिवीजन की। अब बाइनरी डिवीजन मतलब क्या होता है? अब बाइनरी डिवीजन की बात करते हैं दोस्तों माइटोसिस में। तो माइटोसिस में मान लो कि ये एक सेल है। अब ये ह्यूमन सेल को ही कंसीडर करते हैं। अब इस सेल के सेंटर में है दोस्तों न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस में होगा जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये सेल है, सेल के सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर होगा उसका जेनेटिक मटेरियल। अब दोस्तों ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये स्टोर होगा क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। सेल में क्या होंगे? क्रोमोसोम्स, और इन क्रोमोसोम्स में होगा दोस्तों डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। अब आप ही बताओ ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ठीक है दोस्तों, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन में दोस्तों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको क्रोमोसोम पूछा जाता है तो उसका आंसर है 46, पर आपको क्रोमोसोम की पेयर पूछा जाता है तो उसका आंसर होता है 23। इंसानों में दोस्तों क्रोमोसोम्स की पेयर्स कितनी होती है? 23, पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46। अब ये सेल खुद को कैसे रिप्रोड्यूस करेगी? ये सेल खुद को रिप्रोड्यूस करेगी सेल डिवीजन से, माइटोसिस से। तो दोस्तों माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड होती है तो ये 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है। एक सेल डिवाइड होकर क्या करेगी? 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगी। अब ये दोनों डॉटर सेल में भी तो न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर भी न्यूक्लियस होगा। अब ये दोनों डॉटर सेल तो प्रोड्यूस होगी इस एक सेल के डिवीजन से। अब दोस्तों इनमें जेनेटिक मटेरियल कैसे होगा? क्या जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा या जेनेटिक मटेरियल कॉपी किया जाएगा, डुप्लीकेट किया जाएगा और दोनों में सेम होगा? तो दोस्तों यहाँ पर माइटोसिस में जब सेल का डिवीजन होता है, जब हमें 2 डॉटर सेल मिल जाती है बाइनरी फिजन से, तब दोस्तों जेनेटिक मटेरियल भी यहाँ पर कॉपी किया जाता है, डुप्लीकेट किया जाता है। तो इन दोनों डॉटर सेल में भी हमें 46 क्रोमोसोम्स ही मिलते हैं। दोनों में दोस्तों 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। तो यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल जो है उसे भी एज इट इज कॉपी किया जाता है। दोस्तों ये था सेल रिप्रोडक्शन माइटोसिस वाला, जहां पर हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल को बॉडी कॉपी करती है सेल डिवीजन के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, सेल डिवीजन के टाइम पर इन्हें डुप्लीकेट किया जाता है। अब बात करते हैं जीन की। जीन्स क्या होते हैं? तो दोस्तों जीन्स होते हैं डीएनए में। ओके, जीन से ही बना होता है डीएनए। अब हर एक जीन की एक स्पेशलिटी होती है, हर एक जीन एक कैरेक्टर्स को, एक ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लो ये हमारा डीएनए है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम लोगों ने एक डीएनए प्रोड्यूस कर दिया। अब ये हो गया दोस्तों हमारा डीएनए, और यहां पर आपको दिख रहा है ये नाइट्रोजन बेसेस। अब ये नाइट्रोजन बेसेस तो यहां पर कनेक्टेड है। अब दोस्तों मान लो ये वाला जो सेक्शन है यहां से यहां तक का, ये है आपका जीन 1, और ये जो दूसरा सेक्शन यहां से यहां तक आया, ये आ गया आपका जीन 2। दोस्तों ऐसे ही मल्टीपल जीन्स कनेक्ट हो जाते हैं जो डीएनए बन जाता है। तो डीएनए एक बड़ा लॉन्ग स्ट्रैंड होता है, 6 फीट के आसपास का डीएनए हर क्रोमोसोम में मिल जाता है, और इसी क्रोमोसोम में जो 6 फीट का डीएनए होता है उसके एक एक पार्ट को हम जीन कहते हैं। अब ये हर एक जीन जो होता है ना, ये पर्टिकुलर एक ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए दोस्तों इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ जीन्स भी कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, अनुवांशिकी का एक यूनिट भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों मान लो कि ये जीन 1 जो है ये डिसाइड करेगा कि आपका आंखों का कलर क्या होगा, ये जीन डिसाइड करेगा आपकी हाइट कितनी होगी। वैसे एक ऐसा भी जीन होता है जो डिसाइड करता है आपका वॉइस कैसे होगा, आपका लुक कैसा होगा, आपकी स्किन का कलर क्या होगा,
आपके हेयर कैसे होंगे, उन हेयर का कलर कैसा होगा, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं ना, इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए दोस्तों एक एक जीन होता है और वो जीन उन कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं। अब यही जो जीन्स है दोस्तों, इन्हीं जीन्स के की डिस्कवरी किसने की? इनहेरिटेंस, ठीक है, अनुवांशिकी जो है दोस्तों, कि हम अपने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, हम दिखते कैसे हैं, हमारी हाइट कितनी होगी, सारे के सारे ट्रेट्स जो है वो पर्सन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे इनहेरिट करता है, तो पेरेंट से। अब इसकी डिस्कवरी किसने की? तो दोस्तों इसकी डिस्कवरी की थी ग्रेगोर मेंडल। जी हाँ, इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये बात भी यहाँ पर आपको नोट करके रखनी है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है दोस्तों ग्रेगोर मेंडल को। ग्रेगोर मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने ही एक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। और कौन से प्लांट पर? ठीक है दोस्तों, इन्होंने प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से प्लांट पर? तो इन्होंने गार्डन पी प्लांट पर, ओके, पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने कहा था कि जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। और इन्होंने इसके लिए एक यूनिट भी बनाया था, उस यूनिट को इन्होंने कहा था जीन। तो दोस्तों हेयर कलर, आई कलर, ये सारे ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक जीन होता है। और इन जीन की डिस्कवरी की थी ग्रेगोर मेंडल ने, जब उन्होंने एक पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और उनके एक्सपेरिमेंट्स की फाइंडिंग्स बताओ। तो ये क्वेश्चन के लिए भी दोस्तों रेडी रहिएगा। अब ग्रेगोर मेंडल जो थे, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और उन्हें उस एक्सपेरिमेंट से कौन सी चीजें समझ में आई? तो चलो दोस्तों उसी को देखते हैं। तो ग्रेगोर मेंडल ने क्या किया था, इनके पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट को ही समझते हैं, जहां से हमारी जीन और इनहेरिटेंस वाली कंसेप्ट भी थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ग्रेगोर मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने ना पी प्लांट लिया था। इन्होंने पी प्लांट की दो वेराइटीज ली। एक इन्होंने वेराइटी ली दोस्तों टॉल वाली, एक वेराइटी ली जहां पर टॉल प्लांट थे, ऊंचे टॉल प्लांट वाली इन्होंने एक वेराइटी ली। और इन्होंने दूसरी वेराइटी ली पी प्लांट की ही, जो थी दोस्तों शॉर्ट। अब ये दो पेरेंट्स ले लिए और इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब दोस्तों इनका क्रॉस ब्रीड बनाया गया, तो अब नई जनरेशन, इनके जो बच्चे होंगे, ये जो ऑफस्प्रिंग जो आएगी, उसमें इनमें से कौन सा ट्रेट डोमिनेंट होगा। अब ट्रेट मतलब कौन सा? तो देखिए इसका ट्रेट है कि ये पौधा शॉर्ट है, बहुत कम ऊंचाई का है, और ये पौधा जो है ये ऊंचा है, ये टॉल है। अब ये शॉर्टनेस जो है ये इसका ट्रेट है, टॉलनेस जो है वो इस प्लांट का ट्रेट है। फिर बात आती है कि अगर ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनके ऑफस्प्रिंग में कौन सा ट्रेट आएगा? इनकी ऑफस्प्रिंग जो है वो शॉर्ट होगी या इनकी ऑफस्प्रिंग टॉल होगी? हाँ दोस्तों, इसको समझना है। तो इन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए ग्रेगोर मेंडल जी ने, उन ऑब्जर्वेशन से उन्हें क्या पता चला कि इनकी जो पहली जनरेशन जो आई, पहली जनरेशन में इन्होंने देखा कि चारों प्लांट जो है, पहली जनरेशन में इन्होंने देखा कि चारों प्लांट जो है वो सारे के सारे टॉल है। तो पहली जनरेशन में दोस्तों इन्होंने देखा कि इनके जो चार ऑफस्प्रिंग जो आई, चारों के चारों प्लांट कैसे टॉल। तो इन्होंने क्या बोला कि इनमें जो दो ट्रेट्स थे, एक शॉर्टनेस वाला ट्रेट था, एक टॉलनेस वाला ट्रेट था। तो ग्रेगोर मेंडल जी ने यहाँ पर कंक्लूड किया कि पहली जनरेशन जो आती है, पहले जनरेशन में जो ट्रेट्स दिखाई देते हैं, जो ट्रेट जो था वो कौन सा था? यहाँ पे टॉलनेस। इन्होंने इसे बोला डोमिनेंट ट्रेट। ओके, इन्होंने इसका नाम दिया डोमिनेंट ट्रेट, कि टॉलनेस जो है ये डोमिनेंट है, क्योंकि दो ऑप्शन थे, दो ऑप्शन में से या तो ये पौधे शॉर्ट हो सकते थे या टॉल, पर ये चारों के चारों टॉल है। तो इन्होंने कहा कि ये टॉल चारों जो है, ये टॉलनेस जो है ये डोमिनेंट ट्रेट्स है। फिर ये जो शॉर्टनेस जो था, इसे इन्होंने क्या बोला? इसे इन्होंने बोला दोस्तों रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव ट्रेट जो लुप्त हो गया, जो गायब हो गया, चला गया।
अब दोस्तों यहाँ तक के तो इनकी फाइंडिंग सही थी। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर हमें समझना है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑफस्प्रिंग में आई है, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑफस्प्रिंग में उनके पेरेंट से आई है। और उनके पेरेंट जो है, एक थे टॉल, एक थे शॉर्ट। पर पेरेंट्स में से दो में से किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो दो में से उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी जो डोमिनेंट होगी। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें पहली जनरेशन में दिखेगी, और जो रिसेसिव वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पहली जनरेशन में दिखेगी नहीं। फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्या रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा के लिए विलुप्त हो जाता है? क्या रिसेसिव ट्रेड जो है यहाँ से अभी वो कभी वापस ही नहीं आएगा, कंप्लीटली गायब हो गया है? तो बिल्कुल नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों फिर इनको क्रॉस ब्रीड करवाया। ओके, ये जो 4 पौधे थे इनका क्रॉस ब्रीडिंग किया। इनके क्रॉस ब्रीडिंग से जो सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन में ग्रेगोर मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 3 प्लांट जो है, यहाँ पर 3 प्लांट जो है ये आ गए दोस्तों टॉल। ओके, 3 प्लांट जो है ये आ गए टॉल, और एक प्लांट आ गया शॉर्ट। सेकंड जनरेशन में दोस्तों एक प्लांट आ गया शॉर्ट, 3 प्लांट जो आ गए टॉल। यानी इन 3 प्लांट में दोस्तों डोमिनेंट ट्रेड्स जो थे वो दिखाई दे रहे, डोमिनेंट ट्रेड्स दिखाई दे रहे। पर ये जो पार्ट था यहाँ पर दोस्तों आपको शॉर्टनेस जो कि रिसेसिव ट्रेड्स है वो दिखाई दिया। तो रिसेसिव ट्रेड जो है ये कंप्लीटली विलुप्त नहीं होता है। इन चारों में वो रिसेसिव ट्रेड्स के जीन थे, पर वो जीन कैसे थे, रिसेसिव थे, हिडन थे। पर सेकंड जनरेशन में वो रिसेसिव वाला हिडन वाला जीन वापस आ गया। इस एक्सपेरिमेंट से दोस्तों ग्रेगोर मेंडल ने कंक्लूड किया कि पेरेंट से ही सारे के सारे ट्रेड्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और पेरेंट्स 2 होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उसके वजह से इन दोनों में जो डोमिनेंट ट्रेड्स होगा वही ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा दिखाई देगा, और जो रिसेसिव ट्रेड्स होगा वो विलुप्त होगा। पहली जनरेशन में तो सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेड्स ही दिखाई दिए, पर सेकंड जनरेशन में दोस्तों रिसेसिव ट्रेड वापस आया। पर उसका रेशो क्या था, यहाँ पर दोस्तों रिसेसिव ट्रेड का रेशो आपको याद रखना है, रेशो है 3:1। जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो वापस आई है उनका रेशो है दोस्तों 3:1, और यहाँ पर सारी की सारी डोमिनेंट ट्रेड्स। अब इस ऑब्जर्वेशन से ही ग्रेगोर मेंडल ने कंक्लूड किया कि जीन्स, जी हाँ दोस्तों जीन्स, जीन्स जो है ये क्या है दोस्तों, जीन ही है जो अनुवांशिकी की एक मूलभूत इकाई है। जीन्स क्या है, तो दोस्तों जीन्स जो है ये एक मूलभूत इकाई है, ये एक फंडामेंटल यूनिट है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो वो है दोस्तों जीन। और जीन कहाँ पर होते हैं, दोस्तों जीन्स होते हैं डीएनए में। डीएनए का सीक्वेंस जो होता है वो जीन से ही बना होता है। और दोस्तों हर एक जीन में, हर एक जीन में इंस्ट्रक्शंस होती है, और ये इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में कोडेड होती है, ये इंस्ट्रक्शन कोडेड होती है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के। जो हमने नाइट्रोजन बेसेस देखे ना, उनमें इंफॉर्मेशन कोडेड होती है हर एक ट्रेट के लिए, और उस जीन के हिसाब से ही कैरेक्टर्स जो है उस ऑफस्प्रिंग में डेवलप होते हैं। और दोस्तों इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है दोस्तों बॉडी में जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उनको डिक्टेट करना। जो भी वेरियस फंक्शन, सेल जितने भी फंक्शन कैरी ऑन करती है, जैसे राइबोसोम प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, गोल्जी अपैरेटस, उन सब के लिए सेल की पूरी एक्टिविटी रेगुलेट करने की जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती है दोस्तों इन जीन्स में। और ये जीन्स ही हमारी पूरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जीन्स ही होते हैं जो ट्रेट्स या कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। दोस्तों ये था इंपॉर्टेंस जीन्स का। अब यहाँ पर हमें एक टर्म जो है वो देखनी है, वो है म्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, एक टर्म जो हमें यहाँ पर देखनी है वो है म्यूटेशन। दोस्तों जीन में म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि जीन में कुछ चेंजेस हो जाना।
दोस्तों जीन्स जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कॉपी करते हैं उस टाइम पर मान लो सेल डिवीजन के वक्त मान लो, या कोई भी जो नेचुरल इम्पैक्ट होते हैं जैसे पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, बैड हैबिट्स है, कैंसर है, वायरल इन्फेक्शन है, इनके वजह से हमारा जो जीन के जो सीक्वेंस है उनमें दोस्तों चेंजेस होते रहते हैं। तो जब डीएनए में जो जीन का सीक्वेंस होता है दोस्तों, जब डीएनए में जो जीन का सीक्वेंस होता है, डीएनए में जो जीन का सीक्वेंस होता है, अगर इसमें कोई भी चेंजेस आ जाए, इनमें अगर कोई भी चेंजेस आ जाए तो उस चेंज को कहा जाता है म्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, जीन के सीक्वेंस में मान लो कोई भी चेंज आ जाता है, उस चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन नेचुरली ऑकरिंग होते हैं और इन्हीं म्यूटेशन के वजह से दोस्तों इवोल्यूशन पॉसिबल हुआ है। इवोल्यूशन जो पॉसिबल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जीन्स में जो म्यूटेशन होता है उसके वजह से पॉसिबल हुआ है। अब चलो म्यूटेशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है या म्यूटेशन में एक्चुअली में क्या होता है। दोस्तों जैसे यहाँ पर मान लो कि ये हमारा डीएनए है और ये हमारा डीएनए का सीक्वेंस। अब यहाँ पर बेस पेयर मान लो यहाँ पर 80 है, यहाँ पर जीसी, सीजी, टीए, 80 जीसी। अब मान लो ये था हमारा डीएनए का पूरा सीक्वेंस, पूरा 80 जीसी, सीजी, 80 ऐसे लिखा है। तो मान लो अगर कभी कुछ एक्सीडेंट से या बाकी नेचुरल प्रोसेस से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के इम्पैक्ट से, मेडिसिन से, वायरस से या पोल्यूशन या स्मोकिंग से अगर ये डीएनए डैमेज हो जाते हैं और इनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सीजी है, अब ये सीजी वाली जो पेयर थी ये चली गई और इसके जगह यहाँ पर जीसी हो गया, या यहाँ पर जो 80 वाली पेयर है ये दोनों पेयर चली गई और यहाँ पर सीजी और जीसी आ गया। तो दोस्तों अगर ये 3 पेयर भी चेंज हो जाती है तो इस जीन का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। अब इस जीन की जो इंस्ट्रक्शन जो इसमें इनकोडेड थी वो इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई। तो ये जो सीक्वेंस में चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस के लिए टर्म है दोस्तों म्यूटेशन। तो अगर जीन के सीक्वेंस में कुछ भी चेंज होता है, छोटा या बड़ा कोई भी, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और इसी म्यूटेशन के वजह से इवोल्यूशन पॉसिबल हुआ है, हमें नई नई ट्रेट्स डेवलप हुई है। जैसे इंसान इवॉल्व हुआ है दोस्तों चिंपांजी से, तो चिंपांजी और इंसान में अगर हम देखेंगे तो यही जेनेटिक म्यूटेशंस है जिन्होंने इवोल्यूशन को पॉसिबल कराया। अब फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है, क्या ये म्यूटेशन बेनिफिशियल होते हैं, फायदे के होते हैं या नुकसान वाले होते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूटेशन है ये बोथ होते हैं, मतलब इनमें फायदा भी होता है, इनके बेनिफिट्स भी होते हैं। ओके, ये बेनिफिशियल भी होते हैं और ये हार्मफुल भी होते हैं। अब हार्मफुल में क्या होगा, तो हार्मफुल में दोस्तों डेवलप होगा कैंसर। जी हाँ दोस्तों, कैंसर क्यों होता है? कैंसर तब होता है जब हमारी सेल के जो डीएनए है वो डैमेज हो जाए, उन सेल में क्या जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें म्यूटेशन हो जाए और उस म्यूटेशन के वजह से ये सेल जो है ये एबनॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देती है। उसका जो रेगुलर फंक्शन है उसे छोड़ के वो एबनॉर्मली ग्रोथ करना शुरू कर देगी या बाकी ऑर्गन्स को, ब्लड वेसल को ब्लॉक करना शुरू कर देगी, वो कैंसर। हार्मफुल इम्पैक्ट है दोस्तों इसका कैंसर। और म्यूटेशन के बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी है, उसमें इवोल्यूशन है। जैसे इंसानों ने 2 पैरों पे चलना सीख लिया, दौड़ना सीख लिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? इन्हीं म्यूटेशन के वजह से। तो दोस्तों म्यूटेशन से ही हम एनवायरनमेंट को अडाप्ट हुए हैं, हमारा इवोल्यूशन हुआ है। अब दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्या इंसानों में इवोल्यूशन की प्रोसेस रुक गई है या ये प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है? हाँ दोस्तों, जैसे चिंपांजी से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुए तो ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है ये पूरी तरह स्टॉप हो गई है या अभी भी ये इवोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यूअस ऑन है? क्या अभी भी हमारे बॉडी में म्यूटेशंस हो रहे हैं? क्या अभी भी हमारी बॉडी में जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं? और मान लो आने वाले 200 साल 500 सालों में क्या ह्यूमन बीइंग आज के ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होंगे? या 1000 सालों के आगे की बात कर लो, मान लो 2000 साल बाद, 1000 साल बाद क्या जो नए ह्यूमन बीइंग्स होंगे क्या वो हमारी तरह ही दिखेंगे या उनमें भी कुछ चेंजेस हुए रहेंगे इवोल्यूशनरी फेज के हिसाब से? तो दोस्तों ये था जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में। अब हम जानते हैं जीनोम सीक्वेंस क्या होता है, जीनोम क्या होता है और जीनोम सीक्वेंस क्या होता है।
अब दोस्तों कलेक्शन ऑफ जीन्स को कहते हैं जीनोम। कलेक्शन ऑफ जीन्स को क्या कहते हैं? जीनोम। तो हमारे बॉडी में जितने भी जीन्स जो अलग अलग कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं, उन सब को अगर हमने कलेक्ट कर लिया तो वो हो गया दोस्तों जीनोम। अब इस जीनोम का सीक्वेंस कैसे बनेगा? इस जीनोम को सीक्वेंस को देखो हमने प्रिंट कैसे किया है। अगर आप केयरफुली इसे देखोगे तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ 4 ही अल्फाबेट दिखेंगे। यहाँ पर आपको 4 अल्फाबेट कौन से? ATGC ATGC। दोस्तों जिस फॉर्म में वो पेयर फॉर्म हुई थी उसे हम लोग जब प्रिंट करते हैं ये हो जाता है हमारा जीनोम सीक्वेंस। तो दोस्तों जीनोम क्या होता है? जीनोम में होता है दोस्तों जहां पर जीन्स को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। जीन्स में बेसिकली क्या होता है? तो जीन्स में दोस्तों जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है। जीन्स में क्या होता है? जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती है। तो जीनोम यानी क्या हो गया? जीनोम यानी हो गया कलेक्शन ऑफ जीन्स। सारे जीन को कलेक्ट करके हम लोगों ने उसका कलेक्शन बना लिया, तो वो हो गया दोस्तों जीनोम। अब इस जीनोम को अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, इसकी अगर ब्लू प्रिंट बनाते हैं, तो किस तरह काम करेगी? जो काम करेगी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह ये काम करेगी। और इसे प्रिंट कैसे कर सकते हैं? क्यों? तो दोस्तों इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है। न्यूक्लियोटाइड्स यानी कौन से? ATGC, तो एडेनाइन क्वाइन। तो उसी को थोड़ा सा याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हम बनाते हैं जेनेटिक्स और जीनोम सीक्वेंस। अब इस जीनोम सीक्वेंस को अगर हम लोग मैच करें, तो इंसानों का हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंस बनाया और उन जीनोम सीक्वेंस को हमने मैच किया। दोस्तों ये कितना परसेंट मैच होना चाहिए? अगर ये 100% मैच हो जाएगा तो इससे क्या प्रूव होगा? अगर ये 100% मैच हो जाएगा तो इससे प्रूव हो जाएगा कि वो जीनोम जो है वो एक ही पर्सन का है। अगर वो 100% मैच होता है, इसका मतलब है कि वो जीनोम जो है वो एक ही पर्सन का है। तो चलो दोस्तों, अब इस श्रृंखला में ना करंट में एक टॉपिक है जिस पर आपको क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है। पहले हम लोग यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी कि इंसानों में जितने भी जीन्स हैं उनको स्टडी करें। हम इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स की पेयर है, हर क्रोमोसोम की पेयर में मल्टीपल जीन्स है। तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम इंसानों का एक जीनोमिक सीक्वेंस बनाए, एक जीनोम सीक्वेंस बना ले, एक मैप बना ले और पता करे कि भाई हमारे जो भी ट्रेट्स है, कैरेक्टर है, उसे कौन से जीन रेगुलेट करते हैं और वो जीन्स फिलहाल कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कौन से क्रोमोसोम में है। तो दोस्तों जैसे इंसान की आंखों का कलर कौन सा जीन रिप्रेजेंट करता है, स्किन कलर कौन सा जीन रिप्रेजेंट करेगा, हेयर कलर कौन रिप्रेजेंट करेगा, हाइट उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ फिटनेस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, किस जीन के वजह से पर्सन को जेनेटिक डिसीजेस होती है। जेनेटिक डिसीज यानी जैसे मान लो उसको डायबिटीज जो है वो किस जीन के वजह से होता है, एड्स के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही दोस्तों हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, जो जेनेटिक डिसीज है, कलर ब्लाइंडनेस, इनको आइडेंटिफाई किया जा सके ताकि उसका मेडिसिन में भी हेल्प हो। तो मेडिसिन में हेल्प दोस्तों हम लोग जेनेटिक डिसीज को क्योर कर सकते हैं और इसके बहुत सारे नुकसान भी है, उसके बहुत सारे मिसयूज भी है। तो दोस्तों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था ताकि इंसानों का जो पूरा जीनोम है उसे मैप किया जा सके, उसे पूरी तरह स्टडी किया जा सके और रिस्पेक्टिव जीन्स को आइडेंटिफाई करे कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और वो कौन से ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें म्यूटेशन करके क्या हम लोग जेनेटिक डिसीज से क्योर कर सकते हैं या हम डिजाइनर बेबी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक उसका निगेटिव पॉइंट है जिसको थोड़ा आप अपने हिसाब से याद रखना, जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसे आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम राइटिंग के वक्त यूज भी कर सकते हो। वो है दोस्तों डिजाइनर बेबी। अब डिजाइनर बेबी मतलब क्या होगा, ये कंसेप्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों डिजाइनर बेबी मतलब मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और आप डॉक्टर्स को बोल रहे हो कि हमें हमारे बच्चों में जेनेटिक एडिटिंग करवा दो, हमें हमारा ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी हाइट 6 फीट हो, जिसकी आंखें ब्लू हो, जिसके बाल काले हो और जिसकी हाइट अच्छी हो, जिसकी मेंटल आईक्यू की जो मेंटल पावर है, आईक्यू बहुत अच्छा हो, वो बहुत अच्छा
पब्लिक स्पीकर बने तो वो ट्रेड्स भी उसी में डेवलप करा दो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, बहुत सारी लिस्ट के साथ आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हो और डॉक्टर्स उस हिसाब से उस बेबी के जीन्स को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उससे आपको जैसा चाहिए वैसा बेबी आप डिज़ाइन कर पाओगे। तो दोस्तों डिज़ाइनर बेबी ये जो कंसेप्ट है ये इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती है। अब आप ही बताना, क्या ये हार्मफुल नहीं है? क्या हमने ऐसी प्रैक्टिसेस को अलाउ करना चाहिए? क्या डिज़ाइनर बेबी वाली प्रैक्टिस को दोस्तों आप इथिकल बोलोगे? तो जेनेटिक एडिटिंग्स के जो पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट्स आते हैं उनमें से पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हम बहुत सारी जेनेटिक डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं, और निगेटिव पॉइंट उसमें से ये है दोस्तों कि इसका लोग मिसयूज भी कर सकते हैं और इनके वजह से बहुत सारी डिफॉर्मिटीज भी आ सकती है। तो दोस्तों ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1990s में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके बेनिफिट क्या थे, या इंसानों के पूरे जीनोम को स्टडी करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? तो इसका सबसे पहला फायदा जो हो रहा था वो हो रहा था दोस्तों हमें मेडिकल साइंस में, मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर में। तो हम जेनेटिक डिसीज को क्योर कर सकते थे, डिसीज के बारे में रिसर्च हमारी अच्छी होती, हम लोग अच्छी मेडिसिन को बना सकते थे और फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग इसका यूज कर सकते थे। उसके साथ ही दोस्तों हम लोग पर्सनल मेडिसिन भी बना सकते थे, पर्सनलाइज मेडिसिन। हर पर्सन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से हम उसके लिए मेडिसिन बना सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी, ड्रग डेवलपमेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसके लिए यूज हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी में इसका यूज हो सकता है। एंसेस्ट्री, हम अपने एंसेस्टर्स, कौन भाई है, बहन है, या हमारी ओरिजिन कहाँ से हुई है, उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पे स्टडी कर सकते थे, ह्यूमन इवोल्यूशन को। अब अगर एग्रीकल्चर में बात करो, जेनेटिक इंजीनियरिंग से एग्रीकल्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है। चलो इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एग्रीकल्चर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या क्या कर सकते हैं? दोस्तों हम लोग क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, देखो ग्रीन रिवोल्यूशन में जो क्रॉप्स आई थी वो हाइब्रिड था, ओके, पर यहाँ पर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं। ऐसी क्रॉप्स जिनका लाइफ स्पैन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसी क्रॉप जिनका लाइफ स्पैन जो है रिड्यूस, मतलब 3 महीने या 4 महीने वाला रख सकते हैं, जो ड्रॉट जैसे सिचुएशन में भी सर्वाइव करेंगे, कम पानी में भी अच्छी आउटपुट देंगे। या ऐसे भी क्रॉप्स बना सकते हैं जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, जिन्हें कोई कीट जो है वो डिस्ट्रॉय ही ना कर सके, या जिनके फूड जो क्वालिटी जो आएगी, जैसे मान लो हमने गोल्डन राइस को बनाया है। अब गोल्डन राइस में दोस्तों हमने क्या किया, गोल्डन राइस में हमने विटामिन ए को ही फोर्टिफाइड कर दिया। तो गोल्डन राइस को बना सकते हैं। बीटी कॉटन जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है, बीटी कॉटन। फिर उसके बाद दोस्तों जीएम मस्टर्ड जो अभी न्यूज में शुरू है, जीएम मस्टर्ड जो अभी न्यूज में है, जो आपको इस बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, जो हम लोग अगले सेशन में इनको डिस्कस भी करेंगे। बीटी कॉटन को डिस्कस करेंगे, जीएम मस्टर्ड को डिस्कस करेंगे, गोल्डन राइस को भी डिस्कस करेंगे, बीटी ब्रिंजल को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऐसी क्रॉप्स हम बना सकते हैं जिनसे उत्पादन ज़्यादा हो, जो कम पानी में भी सर्वाइव करे, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में, एक्सट्रीम कोल्ड में भी सर्वाइव करेगी, जो सॉइल क्वालिटी को भी मैनेज कर सकते हो, जिनका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा, मतलब 3 महीने 4 महीने में ही वो क्रॉप हमें आउटपुट दे देगी। तो इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हम लोग पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट क्रॉप्स को भी बना सकते हैं। और दोस्तों हम लोग जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटक है उनसे भी डील कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। बायोटेक्नोलॉजी दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग है। बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसा कि अभी एक देखो जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में इन्होंने क्या किया। तो दोस्तों साउथ अमेरिका में इनके सामने प्रॉब्लम थी मॉस्किटो। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पर इनके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी मॉस्किटो की, मच्छर की। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करके मॉस्किटोज को प्रोड्यूस किया, मच्छर को प्रोड्यूस किया। अब ये मच्छर जो है ये कैसे थे, ये स्टेराइल थे, ये स्टेराइल मेल, यानी दोस्तों इन्होंने लैब में मच्छरों को ग्रो किया,
जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर थे, जो कि मेल उनके स्टेराइल थे, मतलब वो इनफर्टाइल थे, वो रिप्रोड्यूस करके नई ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस करते। अब इन स्टेराइल मॉस्किटोज को इन्होंने एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया। अब एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया तो ये जो स्टेराइल मेल है, ये जो इनफर्टाइल या बांझ जो मेल है, कि जितनी भी फीमेल के साथ रिलेशन बनाएंगे तो दोस्तों वो कभी ऑफस्प्रिंग को पैदा ही नहीं कर पाएंगे। नेचुरली हम लोगों ने मॉस्किटो का नंबर इन्होंने कम कर दिया, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को इन्होंने रिड्यूस कर दिया। अब ये सेम प्रोसेस हम भी यूज कर सकते हैं ताकि जो एग्रीकल्चर के लिए जो डिस्ट्रॉय करने वाले पेस्ट है, इंसेक्ट है, कीट है, उनका नंबर कंट्रोल कर सके। मतलब स्प्रे करने से, पेस्टिसाइड स्प्रे करने से बेटर रहेगा कि हम लोग ऐसी मेथड को भी यूज करेंगे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर को हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन थी बायोटेक्नोलॉजी की। इससे भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, पर दोस्तों इतना एक्चुअल में काफ़ी होगा। तो दोस्तों अब ये जो प्रोजेक्ट था, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी, इसमें सबसे खतरनाक जो है वो है दोस्तों इथिकल इशू। ये जो डेटा आता ह्यूमंस के बारे में, इसके बारे में लोग इसको इथिकल या इलीगल तरीके से यूज कर सकते थे। जैसे चलो अब इस सेशन के एंडिंग में दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, उनके बारे में सोचना। क्या पूरे दुनिया में ह्यूमन की एक ही स्पेसीज है? अब ह्यूमन स्पेसीज के बारे में आप जानते हो कि ह्यूमन स्पेसीज को हम कहते हैं होमोसेपियन है। तो क्या पूरे दुनिया में एक ही ह्यूमन स्पेसीज है? जैसे यूरोपियन, अफ्रीकन, एशियन, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्या ये अलग अलग रेसेस जो है, क्या इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है? क्या ये ह्यूमन रेस जो है, ह्यूमन स्पेसीज सिंगल ही है, या हमारे में भी मल्टीपल स्पेसीज है? जैसा कि आपने एंथ्रोपोलॉजी या एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक टाइम पे होमो निएंडरथल थे, होमो इरेक्टस थे, हम होमो सेपियन हैं, इससे पहले होमो सेपियन भी थे। तो पूरे धरती पे एक ही ह्यूमन स्पेसीज है या मल्टीपल? क्या लोग इस जेनेटिक जो डेटा आता है ह्यूमन जीनोम्स के बारे में, क्या यहाँ पर धर्म को नहीं लगाते कि किस धर्म में कौन से जीन है, या जात वाला भी कंसेप्ट आ सकता था? तो यहाँ पर ये जो डेटा हम जो बनाते हैं, ये डेटा दोस्तों बहुत कंट्रोवर्शियल है और इसका मिसयूज हो सकता है, और इसके यूज में हमेशा डिवीजन वाली जो चीज़ है वो हमेशा रहेगी। अब दोस्तों अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा वो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये ग्लोबल लेवल पे एक इनिशिएटिव था। फिर भारत सरकार ने भी दोस्तों 2020 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो आप करंट अफेयर में भी पढ़ते हो, और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, और वो भी इंडिया का, इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे भारत सरकार ने 2020 में लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट का आइडिया क्या है? इस प्रोजेक्ट का आइडिया ये है दोस्तों कि 10,000 भारतीयों के जीनोम का सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। नंबर याद रखना, 10,000 भारतीयों के जीन्स लेंगे, डीएनए लेंगे और उनका जीनोम सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री रन करती है? तो इस प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे 10,000 भारतीयों के जीनोम्स बनाए जाएंगे और उन जीनोम्स को कंपेयर किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ताकि पता किया जा सके भारत में कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। ओके, भारत में कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अब इस डेटा का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे हो सकता है? तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया में हमेशा साउथ वर्सेस नॉर्थ वाली डिबेट चलती है, द्रविडियन वर्सेस आर्यन वाली डिबेट चलती है, एबोरिजिनल वाली डिबेट चलती है। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारे आदिवासी है उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को, नॉर्थ इंडिया के जेनेटिक स्ट्रक्चर को, साउथ इंडिया के जेनेटिक स्ट्रक्चर को, नॉर्थ ईस्ट के जेनेटिक स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब इससे अगर हम लोग डिवीजन, पॉलिटिक्स और रिलीजन को हटा दे और सिर्फ साइंस पर फोकस करें, तो दोस्तों हमें इससे पता चलेगा कि इंडिया में कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इंडिया में कितने लोगों में डोमिनेंट जीन है, कितनों में रिसेसिव जीन्स है, या इंडिया में जो जेनेटिक डिसीज़ है उनके बारे में हमें डेटा मिलेगा कि भाई भारत की कितनी % पॉपुलेशन सिकल सेल से इन्फेक्टेड है, कितने लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ भी अभी जेनेटिक हो गया है।
या कैंसर की स्टडी में भी हेल्पफुल हो सकता है कि कैंसर का और जीन का कोई कनेक्शन तो नहीं है। इस तरह से दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था ताकि भारत की जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में हमें पता चले। उसके साथ ही दोस्तों भारत में जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस हैं, इसके साथ डिसीजेस के साथ जितनी भी जेनेटिक डिसीज है उनके बारे में पता चल सके, हम लोग पर्सनलाइज मेडिसिन को डेवलप कर सके और पूरे इंडियन पॉपुलेशन का जीनोम का डेटा तो हमारे पास होना चाहिए। बस उस डेटा से डील करते वक्त दोस्तों थोड़े इथिकल और प्राइवेसी के कंसर्न्स है जिन्हें गवर्नमेंट पूरी तरह सेफगार्ड करना चाहती है। दोस्तों ये था इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको एग्जाम में पूछा जाएगा भी। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले सेशन में हम देखेंगे दोस्तों डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होता है, इसे कैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं, पैटर्निटी टेस्ट क्या होती है, या जो लावारिस लाशें होते हैं उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जाने से पहले आपको मैं फिर से बता दूं कि अगर आप MPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टडी IQ आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी IQ दोस्तों आपके लिए आरंभ बैच लेकर आया है, जो कि फाउंडेशन बैच है, जहां पर आपकी पूरी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की एकदम बेसिक फाउंडेशन से तैयारी करवाई जाती है। इस बैच की फीस जो है दोस्तों वो बहुत ही रीजनेबल है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज़ है। और जब आप इस बैच में इनरोल हो जाओगे दोस्तों, इनरोल होने के टाइम पर एडमिशन लेते वक्त आप मेरा कोड जो है उसे यूज़ अगर आप करोगे, कोड है दोस्तों PSK लाइव। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये बैच शुरू हो रही है 8 अप्रैल से। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी 8 अप्रैल से पहले हमारी आरंभ बैच में खुद को इनरोल कीजिए और यहाँ पर अपनी MPPCS की पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू मच। सी यू सून।